नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना होती क्या चीज़ है, पहले ये समझते हैं। तो जब भी हम कोई किताब पढ़ने के लिए खोलते हैं तो उसके शुरुआत में हमें प्रस्तावना या भूमिका लिखी हुई मिलती है। तो उस प्रस्तावना में ये समझिए कि उस किताब में जो कुछ भी लिखा है उसका इसेंस, उसका मूल भाव संक्षेप में प्रस्तावना में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रस्तावना इसी प्रकार से ऐसे देखिए कि संविधान हमारा क्या है, एक किताब है। तो उस संविधान में जो कुछ भी अनुच्छेदों के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से लिखा गया है, उसका जो इसेंस है, जो मूल भाव है, जो सार तत्व है, जो उसके पीछे छिपा हुआ दर्शन है, जो उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य है ना, वो सब जो है बहुत ही संक्षेप में सुंदर ढंग से संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। क्लियर है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है क्या है, वो उस हमारे संविधान का उद्देश्य है, सार तत्व है, उसके पीछे छिपा हुआ मूल दर्शन है। क्लियर? अब ये प्रस्तावना का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जब 1946 में, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा गठित हुई थी, उसकी पहली बैठक हुई। उसके ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है प्रस्तुत किया गया। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है यानी उद्देश्य प्रस्ताव अंत में उद्देशिका के रूप में संविधान में शामिल किया गया। उसमें थोड़ा बहुत शब्दों को हटा के संक्षेप करके, ठीक है, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही जो है मॉडिफाई करके उद्देशिका के रूप में अंत में संविधान में संशोधित किया, संविधान सभा द्वारा जो है उसको पारित किया गया। ठीक, इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहते हैं। अब ये जो प्रस्तावना है हमारी, इसमें आपसे कुछ बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे ये प्रस्तावना है, इसका विचार कहाँ से आया हमारे संविधान में, इसका विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो प्रस्तावना का जो विचार है ये जो है यूएसए से ग्रहण किया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, फिर एक यहीं पे प्रश्न आता है कि प्रस्तावना की भाषा क्या है, सॉरी, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। भाषा क्या है, नहीं, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ग्रहण की गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, क्लियर है? ये दो प्रश्न आते हैं, बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे समझ लीजिए। विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, अब चलते हैं आप लोग मूल भाव पे। कुछ इस तरह से हमारी प्रस्तावना आपको लिखी हुई मिल जाएगी हर जगह पर, जिसमें ये जो कलरफुल वर्ड जो दिख रहे हैं, शब्द दिख रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे प्रश्न आपसे हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्री से लेके मेंस तक में। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है, हम भारत के लोग। ठीक, तो हम भारत के लोग, यही प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में या किस सेक्शन में इसका यूज हुआ है। तो उद्देशिका में हुआ है। फिर ये पूछ लेता है आपसे कि ये यहाँ पे जो न्याय शब्द है, तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। इसी प्रकार स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो है भी है क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। समता की बात की है, यानी इक्वलिटी की बात की गई है। तो ये भी जो है 2 प्रकार की समता यहाँ पे दिखाई गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई, यानी 2 प्रकार की समता। ठीक, इसी प्रकार ये व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक, ये इनसे ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? इसमें एक तो ये होगा कि न्याय, स्वतंत्रता और समता कितने प्रकार की जो हैं, जो उद्देशिका में या प्रस्तावना में लिखी गई हैं।
है ना। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि कौन से शब्द हैं जो उद्देशिका या संविधान में लिखित या वर्णित नहीं है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ न्याय पूछा, 3 प्रकार का न्याय है, एक चौथा न्याय दे दिया धार्मिक, तो उसको कट कर देना है। स्वतंत्रता भी ये 5 प्रकार की है, ये देख लीजिए, इसमें से कोई अलग प्रकार की स्वतंत्रता दे दे तो उसको कट कर देना। समता, ठीक है, ये कि पूछा जाता है। इसमें एक और एक प्रश्न पूछा जाता है, ये जो प्रस्तावना है अपने मूल रूप में ऐसी नहीं थी, इसमें कुछ शब्द कम थे, बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़े गए हैं। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1976 है, उसके द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? एक आपका जो है समाजवादी, एक वर्ड समाजवादी जोड़ा गया था। दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म, और एक जोड़ा गया था अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान ये उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछता, तो ये 3 शब्द आपको याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों जब ये इन शब्दों का अर्थ भी आपको मतलब यहाँ पे प्री से लेके मेंस तक, जैसा कि आपको बताया, प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे एक अभी यूपीएससी मेंस में पूछ लिया था, गणराज्य से जुड़े जो उद्देशिका में गणराज्य शब्द है वर्णित है, उससे जुड़े हुए प्रत्ययों की विशेषताएं और XYZ करके जो है प्रश्न आपसे पूछा था। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाइए, इस जब उद्देशिका को हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें से जो है कुछ मूल तत्व निकल कर आते हैं। ठीक है, कि क्या मतलब इस उद्देशिका से क्या हमें संविधान के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो इससे जो हमें जानकारी मिलती है, ये 4 मूल तत्व निकल के आते हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो जैसा कि पहला ही शब्द लिखा है, हम भारत के लोग, तो ये हम भारत के लोग यानी जनता, भारत की जनता ही जो है क्या है, संविधान के अधिकारों का जो है स्रोत है। यहीं से संविधान जो है अपनी शक्ति ग्रहण करता है। दूसरा है भारत की प्रकृति, यानी यहाँ की जो राज्य व्यवस्था है उसकी प्रकृति कैसी है। तो उसकी प्रकृति ये उद्देशिका से हमें या प्रियम्बल से पता चलता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, मतलब इसका नेचर कैसा है अपने भारत का। तो भारत एक लोकतंत्र है, गणराज्य है, एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ठीक है, क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। ठीक, फिर इसी उद्देशिका से आप पता चलता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो हमारे संविधान का उद्देश्य जो है न्याय, स्वतंत्रता और समता व बंधुत्व स्थापित करना ही हमारे संविधान का उद्देश्य है। फिर एक बात और पता चलती है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था। तो ये उद्देशिका से पता चलता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। इसमें दोस्तों ये जो वर्ड हैं इनका अर्थ जानना भी जरूरी है। जैसे संप्रभु है, जैसे ना कि हमारे भारत की प्रकृति कैसी है, तो संप्रभु है। तो संप्रभु का मतलब क्या हुआ? संप्रभु का अर्थ होता है कि हम भारत अपने बाह्य और आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, किसी पे जो है निर्भर नहीं है, किसी के दबाव में अपने निर्णय बाह्य के साथ साथ आंतरिक निर्णय खुद स्वयं लेता है, खुद स्वयं लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसी प्रकार से ये समाजवादी, तो समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन एवं वितरण के जो साधन है उस पे मतलब एकदम अपने मूल अर्थ में समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पे क्या हो, सरकार का नियंत्रण हो। ठीक, लेकिन जो भारत का समाजवाद है वो पश्चिम के यानी खास करके रसिया के समाजवाद से अलग है। यहाँ का समाजवाद जो क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, इसका ये इसमें जो है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सरकार के साथ साथ निजी हाथों में भी जो है इसका नियंत्रण होता है। यहाँ के समाजवाद का उद्देश्य जो है कह लीजिए
कि गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, है ना, और भेदभाव, इन सब को जो है कम करना है। ठीक है, समता मूलक समाज की स्थापना करना ही यहाँ के समाजवाद का उद्देश्य है। ये अपना समाजवाद जो है, जो भारतीय समाजवाद है, जिसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, ये गांधी और नेहरू के विचारों से अधिक प्रभावित है, ना कि जो है मार्क्स और एंजल के विचारों से। देखिए, धर्मनिरपेक्ष, या इसके लिए हिंदी में सही वर्ड पंथ निरपेक्ष है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म का मतलब होता है, भारत के संदर्भ में देखें कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, सभी को समान संरक्षण देता है। ठीक, सबके साथ जो है कोई मतलब किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, एक है आपका लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब होता है कि भाई अपने यहाँ जो है लोकतंत्र है, लोक माने लोगों के द्वारा स्थापित व्यवस्था है, जिसमें लोग जो है चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष ढंग से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो उनके माध्यम से शासन चलता है, जिसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, लोकतंत्र दो प्रकार का कह सकते हैं। एक प्रत्यक्ष, जिसमें जनता खुद ही निर्णय लेती है, किसके द्वारा? रिकाल के द्वारा, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, इन सब के द्वारा जो है निर्णय लेती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि संसद में उनके बिहाफ से जो है क्या करता है? कानून बनाता है। गणराज्य या गणतांत्रिक का मतलब होता है कि जो अपना देश है, यहाँ पर किसी जो शासक है वो आनुवंशिक नहीं है, कोई राजा या रानी नहीं है, बल्कि कौन है? जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जैसे राष्ट्रपति हैं। ठीक, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। इसके अलावा गणराज्य का मतलब ये होता है कि भाई जो देश है, इसमें कोई भी प्राधिकार या कोई भी सत्ता है, वो जनता के द्वारा हासिल की जा सकती है, चाहे वो छोटी से छोटे कोई पद है या फिर चाहे सर्वोच्च पद है। ये हो गया। फिर इसी तरह से है न्याय, स्वतंत्रता, समता। तो न्याय का मतलब क्या है? न्याय के मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दी जाएगी, जिसका वर्णन जो है हमारे मूल अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ पे। इसी प्रकार स्वतंत्रता का निहितार्थ है कि आप अपने हर प्रकार से स्वतंत्र हैं, ठीक, लेकिन असीमित रूप से नहीं, सीमित स्वतंत्रता। मतलब आप अपने विचार के लिए, अपने व्यक्ति के लिए एक वहाँ तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक कि दूसरे लोग प्रभावित न हो, दूसरों को नुकसान न हो। ठीक है। समता का मतलब कि ये जो समाज में जो समानता लाना, की मतलब कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से विभेद कम से कम हो। ठीक है, किसी को उसके जन्म, रंग, रूप आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव न हो। ठीक है। बंधुत्व का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। जब हम मिलजुल कर रहेंगे, दूसरों को अपना समझेंगे, अपने देश को अपना समझेंगे, ठीक है, तभी जो है क्या होगा, देश में अखंडता और एकता स्थापित होगी। ठीक, तो बंधुत्व का मतलब ये होता है। तो ये सब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आप बुक्स से जाके पढ़िए। इतने संक्षेप में इसको नहीं समझाया जा सकता बहुत डिटेल में, तो इसके लिए बुक को पढ़ना जरूरी है। ठीक, आप इसके लिए लक्ष्मीकांत सबके पास होती है, तो उससे आप लोग इसमें डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये मोटी मोटी बातें हो गई, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो भैया प्रस्तावना का महत्व इतना एक लाइन में समझ लीजिए कि ये संविधान की कुंजी है। जब कोई भी बात संविधान के निर्वचन में, विवेचन में फंसती है, तो फिर जो है कुंजी के रूप में उद्देशिका का सहारा लिया जाता है कि क्या ये संविधान का अपने मूल भाव है कि नहीं, ये है ना। तो इसेंस होती है उद्देशिका। ठीक, तो संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है उद्देशिका। ठीक है, इसका महत्व ये है कि ये हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनका संविधान के प्रति क्या दृष्टिकोण था, उनके क्या जो है उद्देश्य थे, है ना, वो सब जो है ये उद्देशिका में स्थापित है, उद्देशिका में लिखित है। ठीक,
तो एक हमारे संविधान की कुंजी है और संविधान के विधिक निर्वचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी कोई बात फंसती है तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन की बात आती, संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो वर्तमान स्थिति तो ये है कि भाई इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले जो प्रश्न है वो ये है कि संविधान के भाग के रूप में, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो दोस्तों शुरू में ये माना गया 1960 में बेरूबारी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। अब जब संविधान का भाग नहीं है, तो जब कोई चीज़ संविधान का भाग नहीं है तो फिर क्या होगा, संविधान का जो संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, तो संशोधन नहीं किया जा सकता है। समझ गए? पहले ये समझते हैं कि संविधान का भाग बेरूबारी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है। अब जब ये कह दिया 73 में कि संविधान का भाग है, तो फिर धारा 368 के तहत इसका संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है? मतलब दो बातें यहां से निकल के आई। 73 में ये माना केशवानंद भारती मामले में कि संविधान का भाग है उद्देशिका, तो इसलिए इसका अब संशोधन किया जा सकता है। 1960 बेरूबारी केस में ये माना गया कि संविधान का भाग नहीं है, ठीक, तो इसलिए उस समय ये कहा जा सकता था कि 73 से पहले संशोधन नहीं किया जा सकता था। फिलहाल वर्तमान स्थिति, दो केस इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी केस, उसमें संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद भारती में संविधान का भाग हो जाती है। प्रस्तावना में संशोधन की बात है तो केशवानंद भारती वाद के बाद ये माना गया जब कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो संविधान का भाग है तो चूंकि धारा 368 संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, तो इसके तहत 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि संविधान का जो आधारिक संरचना है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी। समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर के जो तत्व हैं वो जुड़ते गए और प्रस्तावना को भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। क्लियर है? तो इसके उद्देश्यों में, इसके निहितार्थों में कोई कमी नहीं ला सकता है कोई संशोधन। ठीक, तो ये मोटी मोटी बातें हो गई। इसके अलावा एक प्रश्न दोस्तों इसमें ये आता है कि प्रस्तावना के बारे में कुछ लोगों ने कुछ अपने विचार दिए हैं, तो उस पर प्रश्न आता है। जैसे एक प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसे, यानी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन इसी आत्मा पे जो है एक प्रश्न और आता है कि आर्टिकल 32 के बारे में। तो B.R. अम्बेडकर ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा था। तो ये ध्यान रखना है, जब B.R. अम्बेडकर के माध्यम से पूछे तो आर्टिकल 32 है संविधान की आत्मा, इन जनरल पूछे तो संविधान की आत्मा कौन है? उद्देशिका है। क्लियर है? इसी प्रकार से ये कुछ संविधान विशेषज्ञ विद्वान टाइप के लोग हैं, इन्होंने उद्देशिका के बारे में कुछ कुछ बोला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जो है कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? कृष्ण स्वामी अय्यर ने। इसी प्रकार से K.M. मुंशी ने जो कहा था प्रस्तावना को भविष्य फल के रूप में इसको जो है बताया था। ठीक है, हमारा प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसी तरह से
एक अंग्रेज विद्वान राजनीति शास्त्री हैं सर अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने जो है कुंजी नोट कहा है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, कुंजी नोट कहा है। ठीक है, ये पालकी वाला है, इन्होंने जो है आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र कहा है किसको, संविधान की प्रस्तावना को। ये विचार हैं आपसे जो है यूपीपीसीएस में अच्छे क्वेश्चन के रूप में ये पूछे जा सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके अय्यर साहब ने क्या कहा था, सपनों का विचार कहा था, दीर्घकालिक सपनों का। ये मुंशी साहब को याद कर लीजिए, भविष्य फल कहा था। कुंजी नोट जो है अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। परिचय पत्र पालकी वाला ने कहा था। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं आएगा लगभग, लेकिन आप जो है बार बार जो प्रस्तावना, जो मूल प्रस्तावना है उसमें जो वर्ड लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं, उनको जो है ध्यान से देखिए। वहाँ से आपसे प्रश्न का मैचिंग करवा सकता है कि ये शब्द है उद्देशिका में, है ना, कौन कौन से शब्द उद्देशिका में। तो उसके लिए आपको उद्देशिका या तो याद हो या तो उसके शब्द कम से कम याद हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।